Hello everybody, all the students of ninth. In last lecture we have started the chapter life process in living organisms, and we have completed one life process, that is photosynthesis. Today we are going to study respiration. यहाँ पे एक ऑलरेडी मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, इसका डिस्क्रिप्शन मैं बाद में बताने वाला हूँ। पहले रेस्पिरेशन के अंदर के जो मेन पॉइंट्स है इंट्रोडक्टरी, वो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल कंपोज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। Many of the students used to get confused in respiration and breathing. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ब्रीदिंग मीन्स रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीदिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन इज अ सेपरेट प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज अ सेपरेट प्रोसेस, बट दीज आर को रिलेटेड विथ ईच अदर। ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस ऑपरेट हो जाते हैं, मगर थोड़ा रिलेशन है इसके अंदर। और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है मैं पहले बताऊंगा। द इंट्रासेलुलर प्रोसेस, सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस इंट्रासेलुलर, मतलब रेस्पिरेशन ये सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर। इट इज अ सेलुलर प्रोसेस। सेल के अंदर होती है तो इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर होती है तो एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसे कि फर्मेंटेशन, कभी आपने नाम सुना होगा, इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। द इंट्रासेलुलर प्रोसेस in which complex organic substances oxidize into simple with the help of respiratory enzymes. Is called as respiration. तो इस डेफिनेशन में मैंने कुछ ऐसे वर्ड लिखा है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ऑक्सीडाइज होना, ऑक्सीडेशन, केमिकल रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन। इसका डेफिनेशन आपको पहले पता होना चाहिए। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड होता है, मतलब रिएक्शन में से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। इसलिए इसका और एक डेफिनेशन आप बना सकते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसके दो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और एक रिएक्शन इसके साथ है, मगर यहाँ पे ये अभी नहीं बताऊंगा, जो इसके अंदर है इसका डेफिनेशन मैं जरूर बताऊंगा, रिडक्शन। ये दोनों के दोनों डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसके उल्टा डेफिनेशन बना दो। इसमें क्या बना दिया मैंने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी रिएक्शन आपको पहले क्लियर कर लेना इंपॉर्टेंट है। ये हो गया एक कंसेप्ट, मैंने यहाँ का आपको पहले पढ़ा, ऑक्सीडाइज होना मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है। और दूसरा इसके अंदर का जो ये है कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये हमारे सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं और ये कैसे हमारे बॉडी में आते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तैयार हो जाते हैं फूड के फॉर्म में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है, स्टार्च है। ये जो तीनों के तीनों बताया मैंने, ये मेजर बताया है, बाकी के और भी रहते हैं उसके अंदर। ये हम फूड के फॉर्म में बॉडी में लेते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो ये जो राइस, चपाती, रोटी, उसके अंदर ग्लूकोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स रहते। फ्रूट्स भी खाते हैं हम प्लांट मटेरियल का। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे सेल में जाते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, और सेल के अंदर जब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जाते हैं तो रेस्पिरेशन में उसका ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडाइज होते हैं। और ये पहले जो फॉर्म में है ये इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और रेस्पिरेशन में इसका कन्वर्जन सिंपल में होता है। और इसको सिंपल करने के लिए रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की जरूरत होती है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, और ये जब रिएक्शन हो जाती है तो रिएक्शन के एंड में CO2 रिलीज होता है। इसलिए यहां पे लिखूंगा मैं विथ रिलीज ऑफ CO2 एंड ATP एनर्जी, इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं लाइक दिस। मतलब रेस्पिरेशन में ATP एनर्जी तैयार हो रही है, ये जो CO2 है ये रिलीज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इनका कन्वर्जन सिंपल हो रहा है। ये सिंपल करने के लिए कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लगते हैं। कौन से एंजाइम्स हम बाकी के रिएक्शन में आपको दिखेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है मैंने आपको क्लियर कट बताया है। और ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग, व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज सिंपली intake of air containing a rich amount of oxygen and release of air containing a rich amount of carbon dioxide is called as breathing. Breathing is a simply inhalation and exhalation of air containing O2 and CO2. That means breathing. तो आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। हम ब्रीदिंग कैसा करते हैं, नोज, ट्रकिया, लंग्स से करते हैं, और रेस्पिरेशन जो है ये सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस है। देयरफॉर इट इज इंट्रासेलुलर प्रोसेस। सिंपल कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया है, डेफिनेशन।
तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ रेस्पिरेशन? एम क्या है इसका? CO2 रिलीज करना, एटीपी एनर्जी तैयार करना। ये दो मेन पर्पजेस रेस्पिरेशन के है। ये जो रिलीज्ड CO2 है, दिस रिलीज्ड CO2 will be utilized by green plants for photosynthesis। मतलब आपको ये अंडरस्टैंड करके लेना है यहाँ पे, और रेस्पिरेशन में जो भी CO2 बाहर निकलता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, वो ग्रीन प्लांट्स लेते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो है, ये ग्रीन प्लांट्स हमको फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करके देते हैं। ये एटमॉस्फेयर में आता है और वो ऑक्सीजन ब्रीदिंग के समय रेस्पिरेशन के लिए हम अंदर इनहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर ऐड होता है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। ओके। दूसरा, ये जो एटीपी एनर्जी तैयार हो रही है रेस्पिरेशन में, एटीपी एनर्जी, एटीपी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एडिनोजिन ट्राइफॉस्फेट। It is a biologically usable form of energy. It is differently named as energy currency of the cell, energy pocket of the cell, energy coin of the cell. इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये एटीपी हमारे बॉडी में जो तैयार हो रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, और इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी एनर्जी स्टोर्ड रहती है, और माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, बांट देता है वो। इसीलिए हम सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल जब पढ़ते हैं तो उसके समय हम पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियन इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हो गया इसका डेफिनेशन। दो एम्स बताया मैंने, रिलीज ऑफ CO2 एंड एटीपी एनर्जी। चलिए फिर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन, पहला ही पॉइंट बता रहा हूं इंट्रोडक्शन में, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। Respiration and photosynthesis are interdepending process। एक दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडिंग प्रोसेस। मैंने अभी इसके पहले वाले पॉइंट में बताया कि कैसे एक दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा है, रेस्पिरेशन के अंदर हमको एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन? अभी कुछ रिएक्शन के अंदर मैं बता दूंगा आपको। इसके अंदर एंड प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक वाटर प्लस CO2 and ATP energy. These
are the end products of respiration. थर्ड नंबर पे जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये दो टाइप्स के पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाती है, और जब पूरा जो रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसके अंदर 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स एरोबिक रेस्पिरेशन के रहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन और 4 नंबर का पॉइंट है 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स अनेरोबिक रेस्पिरेशन के रहते हैं। अभी हमको बाद में इसके टाइप्स भी देखना है। आपको यहाँ पता चल गया होगा कि देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस, वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। ये इंट्रोडक्शन के अंदर के पॉइंट्स में पहले बता रहा हूँ आपको। ये आप अब तक यहाँ क्लियर हो गए पॉइंट्स 4, उसके आगे के पॉइंट्स मैं और बताऊंगा। पॉइंट नंबर 5, रेस्पिरेशन is catabolic process. कैटाबॉलिक प्रोसेस। मैंने फोटोसिंथेसिस में आपको ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस ये एनाबॉलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या फर्क है दोनों में, समझ में आ रहा है? और रेस्पिरेशन के अंदर फूड जो ये है ब्रेक डाउन होता है, जिस रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि फूड, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन जब होते हैं तो उस रिएक्शन को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। फिर ये जो ब्रेकडाउन होते हैं तो इनको क्या लगते हैं, तो ये एंजाइम्स लगते हैं। ये एंजाइम को कैटालिस्ट बोलते हैं। कैटालिस्ट की डेफिनेशन क्या है? द केमिकल सब्सटेंस विच इन्वॉल्व्स इन द रिएक्शन which accelerates the rate of reaction but it never combines with the end product or byproduct is called as a catalyst. जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, मगर एंड प्रोडक्ट के साथ कंबाइन नहीं होता, ऐसे केमिकल को कैटालिस्ट बोलते हैं। और वो कैटालिस्ट कौन है? ये एंजाइम्स है। कैटालिस्ट के द्वारा होने वाली रिएक्शन प्रोसेस मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये एंजाइम्स जो है फोटोसिंथेसिस को नहीं लगते, वो इधर ही लगेंगे। कहाँ? रेस्पिरेशन में ये एंजाइम्स लगेंगे। ये एंजाइम की वजह से फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होता है, इसलिए इसको कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। 6 नंबर का पॉइंट है, respiration is exergonic process.
एक्सर्गोनिक और एक वर्ड है इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आखिरी में आपको मैं एक होमवर्क देने वाला हूं इस चैप्टर के, कि ये जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है फाइंड आउट करने के लिए मैं बोलूंगा। जिस रिएक्शन में से लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी एनर्जी बाहर रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शन को एक्सर्गोनिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा बोलते हैं। द प्रोसेस or reaction which releases large amount of ATP energy is called as exothermic or exergonic reaction। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है क्योंकि वो सनलाइट ट्रैप करती है, वो अंदर लेती है एनर्जी, मगर ये रेस्पिरेशन एनर्जी बाहर रिलीज कर रहा है, इसलिए एक्सर्गोनिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। 6 पॉइंट हो गए। 7 नंबर का पॉइंट, डिस्क्रिप्शन सिंपल है, थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन देके आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इट इज मीन्स रेस्पिरेशन, इट इज रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज रेडॉक्स रिएक्शन, और रेस्पिरेशन को मैं रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहा हूं। जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों भी रिएक्शंस साइमल्टेनियस हो जाते हैं, साइमल्टेनियस हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ऐसा साइमल्टेनियसली होते रहेगा। इसीलिए रेस्पिरेशन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। वो भी फोटोसिंथेसिस के भी अंदर वो भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये हो गए इसके इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स, सिंपल वे से मैंने डिस्क्राइब किया है। तो इसके आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। There are two main types of respirations. One is anaerobic respiration. Anaerobic respiration. And second one is aerobic respiration. ये दो टाइप्स रेस्पिरेशन क्या है, तो वन बाय वन हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पहले हम देखेंगे अनेरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। इसका डेफिनेशन मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो जाए। द respiration which takes place in presence of molecular oxygen is called as
anaerobic respiration is called as anaerobic respiration. anaerobic respiration सिंपल है, जिस रेस्पिरेशन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, सॉरी, विच टेक्स प्लेस इन, इधर अब्सेंस आना चाहिए, मेरा अपोजिट हो गया, ABSENCE, अब्सेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मैंने उधर का इधर लिख दिया था, अब्सेंस नहीं रहना। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये है इसके अंदर, मतलब एब्सेंट है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है और रेस्पिरेशन हो रहा है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसका दूसरा पॉइंट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको अनेरोब्स बोलते हैं, अनेरोब्स। द ऑर्गेनिजम्स ऑफ this respiration is called as anaerobes। ये ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया, अनएरोब्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, अनएरोब्स। तो कौन है ये अनएरोब्स? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, certain bacteria and some fungi are the anaerobic organisms. They perform anaerobic respiration, therefore these organisms are called as anaerobes। तो आपको ये ढूंढना है कौन से बैक्टीरिया अनएरोबिक है, कौन से बैक्टीरिया एरोबिक है, कौन से फंजाई अनएरोबिक है। थोड़ा इंटरनेट पे थोड़ा सर्च कीजिए। मैं अनएरोब्स बोल के यहाँ बैक्टीरिया और फंजाई इसके एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। लास्ट वाला पॉइंट जो है, एक 2-3 पॉइंट में ये एंड हो जाता है। Anaerobic respiration is synonymically called as fermentation। फर्मेंटेशन को भी ऑक्सीजन नहीं लगता, उसके अंदर रेस्पिरेशन के जैसे ही स्टेप्स रहते हैं, इसलिए ये फर्मेंटेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इनको समानार्थी शब्द ऐसा कहा गया है। फर्मेंटेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन आर यूज्ड एज सिनोनिम्स। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 2 CO2 रिलीज होते हैं, सिर्फ 2, और प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाते हैं। कम एनर्जी तैयार हो जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन के हिसाब से। एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 38 ATP एनर्जी तैयार हो जाती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ही ATP मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाते हैं। ये फर्क है एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर का। दूसरा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी इंट्रासेलुलर और इट में भी एक्स्ट्रासेलुलर। मतलब अगर ये फर्मेंटेशन की जैसी हो रही है तो एक्स्ट्रासेलुलर,
सेल के अंदर हो रही है तो इंट्रासेलुलर। इजी पॉइंट है इसके अंदर। सिंपल वे से मैंने आपको बताया व्हाट इज दिस इज व्हाट इट इज द पॉइंट्स ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। Later on we shall go for the concepts of aerobic respiration. Aerobic respiration. अभी अनएरोबिक रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन बनाया है उससे उल्टा डेफिनेशन बना दो। The respiration which takes place in presence of molecular oxygen is called as aerobic respiration. Aerobic respiration. उधर मैंने absence वर्ड लिखा था, यहाँ पे प्रेजेंस लिखा है। ये हो गया इसका डेफिनेशन। ओके, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कंप्लीट हो जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा पॉइंट, मैंने अनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अनएरोब्स कहा था। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एरोब्स कहेंगे। द ऑर्गेनिजम्स of this respiration are called as aerobes. AEROBES, एरोब्स। उधर एनेरोब्स, इधर एरोब्स। यहाँ पे अंडरलाइन करता हूं मैं, यहाँ पे एक अंडरलाइन। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ओके, तो एग्जाम्पल्स कौन है इसके अंदर के, कौन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि मेनी प्लांट्स, एनिमल्स, और हम भी, ह्यूमन बीइंग्स भी, humans. All these living organisms are aerobe because they perform the function of respiration in presence of molecular oxygen. और कॉन्सेप्ट है अब यहाँ रेस्पिरेशन के अंदर, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जितने भी रिएक्शंस है वो उसकी लिस्ट यहाँ पे बनाऊंगा मैं। एरोबिक रेस्पिरेशन completes in 3 steps। इसके अंदर 3 स्टेप्स रहते हैं टोटल। कौन से स्टेप्स है? पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स अपॉस्ट्रोफी एस लिखा है मैंने, क्रेब्स साइकिल। और थर्ड नंबर का रिएक्शन है ETS। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसके अंदर का जो ग्लाइकोलाइसिस नाम का जो रिएक्शन है, ओके, इसको यहां पे एरो कर रहा हूं। ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैंने यहां पे लिखा है क्रेब्स, ऐसा लिखा है, ये ऐसा डॉटेड डॉटेड मैट्रिक्स दिख रहा है कि अंदर, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल हो जाती है, इसलिए यहां पे लिखता हूं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, DRIA, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये 3rd नंबर का जो स्टेप है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये रिएक्शन यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का छोटा F1 पार्टिकल बोल के ड्रॉ किया है। ये मैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये इतना एक पीस जो है, ये पीस की डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने, इसका नाम है F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल का लॉन्ग फॉर्म होता है फर्स्ट फिलामेंटरी पार्टिकल, इधर लिखता हूँ फर्स्ट फिलामेंटरी पार्टिकल। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है, कहाँ है, यहाँ ये इसके अंदर F1 पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है। और एक बार बोलता हूं, ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, यहां पे लेबलिंग दिया है मैंने मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में होती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये F1 पार्टिकल के अंदर हो जाती है, एक्चुअली ये F1 पार्टिकल के हेड में हो जाती है, हेड में। क्लियर होगा ये सब के सब स्टेप्स। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं हेड ऑफ F1 पार्टिकल, हेड ऑफ F1 पार्टिकल, तीनों ही रिएक्शन है इसके अंदर। और एक बार, the process of aerobic respiration completes in 3 steps, that is number 1 glycolysis, 2nd Krebs cycle, and 3rd electron transport system. The glycolysis takes place inside the cell of cytoplasm. मतलब ये रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस जो है पहली, इसके अंदर नहीं हो रही है, ये साइटोप्लाज्म में हो रही है। And second step, that is Krebs cycle, takes place in matrix of mitochondrion, whereas electron transport system completes in head of F1 particle, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया। इसके आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम। जब एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन gives 38 ATP molecules। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में तो सिर्फ 2 है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन
is a intracellular process. Intracellular process because it takes place inside the cell. It takes place inside the cell, intracellular. End product of aerobic respiration is a metabolic water. आखिरी में मेटाबॉलिक वाटर तैयार हो जाता है, इसलिए इसको मेटाबॉलिक वाटर बोला जाता है कि ये जो वाटर तैयार हो रहा है रेस्पिरेशन में, अनएरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे, ये वाटर सेल अपने खुद के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करती है वाटर तैयार करके। आप ये सोचेंगे कि हम तो बाहर से पानी पी रही है और सेल वाटर क्यों तैयार कर रही है? सेल जो लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर खुद तैयार करती है वो खुद के ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए तैयार करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, इसलिए इसको मेटाबॉलिक वाटर ये वर्ड दिया गया है। और दूसरा प्रोडक्ट है इसके अंदर रिलीज ऑफ CO2। दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ aerobic respiration. End products of aerobic respiration. सिंपल वे से मैंने डिस्क्रिप्शन करके दिया है आपको, ओके। ये होने के बाद मैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड, अनएरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड और एक 2 मार्क का कंसेप्ट यहाँ पे पहले पढ़ाऊंगा। बाद में हम लास्ट स्टेप में इसके जाएंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी इधर मैं ये कंसेप्ट कंप्लीट कर देता हूँ, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ये छोटा क्वेश्चन है मगर आपको थोड़ा उसको डिटेल लिखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल कम टू नो व्हाट इज फर्मेंटेशन, इसका डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस in which chemical changes brought into organic substances with the help of enzymes prepared from microorganisms is called as fermentation. तो इसका डेफिनेशन मैं सिंपल वे से आपको बताऊंगा। हम इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं कि केमिकल चेंजेस कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं केमिकल चेंजेस? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एंजाइम्स का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। ये एंजाइम्स कहाँ से आए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोसेसिंग करके हम पहले एंजाइम्स का इस्तेमाल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ से कर रहे हैं। मतलब ये एंजाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार कर रहे हैं। इस एंजाइम का इस्तेमाल हम केमिकल चेंजेस करने के लिए कर रहे हैं
और कहाँ केमिकल चेंजेस कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कर रहे हैं। ओके, तो कैसा एक एग्जांपल बताता हूं, शुगर केन मोलासिस। शुगर केन मोलासिस, मराठी में इसको ऊसाची मळी बोलते। मळी, ऊस जो असतो, ऊस, त्याचा रस तयार केला जातो। एक मोठी अशी कढाई असते, त्या कढाईमध्ये रस टाकला जातो, त्याला खालून बॉइलिंग करतात। बॉइलिंग केल्याच्या नंतर तो रस जो आहे ऊसाचा तो उकळतो आणि त्याच्यावर काही असा एक सरफेसला घाण पदार्थ असा फ्लोट होतो, तरंगत असतो। त्याला वरून चाळणीनं काढतात आणि ते बाजूला टाकतात। ते ऊसाच्या गरम केलेल्या ऊसाच्या रसावर तरंगणारा जो काही घाण पदार्थ आहे त्याला शुगर केन मोलॅसिस हा वर्ड आहे, आणि मराठीमध्ये त्याला ऊसाची मळी हा शब्द आहे, शुगर केन मोलॅसिस। ये शुगर केन मोलॅसिस क्या है? इट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा ये वर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। शुगर केन मोलासिस इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसके अंदर आपको शुगर केन मोलासिस के अंदर आपको फर्मेंटेशन के लिए आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालना पड़ेगा। ओके, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम डाल रहे हैं, ये सैक्चारो माइसिस, ये फंगस है। और ये एंजाइम तैयार करेगा जाइमेज। अभी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैक्चारोमाइसिस, ओके, उसके बाद एंजाइम जो है ये जाइमेज है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ये शुगर केन मोलासिस है, और इसके अंदर हम केमिकल चेंजेस करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करेंगे फर्मेंटेशन में, दैट इज इथिल अल्कोहल। अभी और द केमिकल चेंजेस brought into organic substances with the help of enzymes prepared from microorganisms to produce different byproducts. To produce different byproducts is called as fermentation. सिंपल है। The process in which chemical changes brought into organic substances with the help of enzymes prepared from microorganisms। तो ये थोड़ा डेफिनेशन यहाँ पे लंबा करेंगे। माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस different byproducts is called as fermentation। ये क्लियर हो गया अभी। फॉर एग्जाम्पल, इन फर्मेंटेशन different byproducts are prepared with the help of enzymes by bringing certain chemical changes to produce different byproducts. For example, industrial products like ethyl alcohol, dairy products like lactic acid,
food products like idli, dosa, जलेबी। आप जैसे जो इडली, डोसा, जलेबी आप जो खाते हो, उसके बाद ब्रेड, ये भी फर्मेंटेशन से तैयार करते हैं। इट इज all these are the byproducts of fermentation. More than that, very important one, antibiotics. एंजाइम्स भी तैयार किए जाते, कुछ विटामिन्स भी तैयार किए जाते। ऐसे फर्मेंटेशन के थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपको फर्मेंटेशन के प्रोसेस में मिलेंगे। तो आपको ये बाय प्रोडक्ट याद रखना है। On the basis of two major products, that is ethyl alcohol and lactic acid, there are two main types of fermentations. One is alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation, and second one is lactic acid fermentation. क्लियर है? जिस फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट आपको इथिल अल्कोहल मिलता है, उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। जिस फर्मेंटेशन में आपको डेयरी प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड मिलता है, इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। और फिर ये लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल आपको पता है, लैक्टिक एसिड आप अगर मिल्क के अंदर डालते हो तो मिल्क के अंदर फर्मेंटेशन हो जाएगा, और फर्मेंटेशन होने के बाद मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में हो जाएगा। अगर कर्ड आपको मिलता है तो फिर आपको बटर मिल्क मिलेगा, बाय प्रोडक्ट चीज मिलेगा, पनीर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे प्रोबायोटिक्स, दही के जैसे ठंडे ठंडे खाने के लिए उसको प्रोबायोटिक, दही के प्रोडक्ट को प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। ऐसे एंड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट देता है इथिल अल्कोहल के जैसा, ये डेयरी प्रोडक्ट देता है। ये होने के बाद आखिरी में मैं 2 या 3 मिनट में आपको डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के पॉइंट्स बोलूंगा। एरोबिक और रेस्पिरेशन, यहाँ पे एक कॉलम, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, शॉर्ट में लिखूंगा मैं यहाँ पे रेस्पिरेशन, ये भी रेस्पिरेशन। डिफरेंसेस क्या क्या है देखेंगे इसके अंदर। पहला डिफरेंस है, इट टेक्स प्लेस in absence of molecular oxygen, either it takes place in presence of molecular ऑक्सीजन। एक डिफरेंस हो गया।
दो नंबर का डिफरेंस, इसके ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम? एनेरोब्स, और इसके एरोब्स। ऑर्गेनिजम्स are called as anaerobes. Either organisms are called as aerobes. थर्ड नंबर पे it may be intra or extracellular process. Either it is strictly cellular, it is cellular process. It is cellular process. 4 नंबर पे only 2 ATP molecules are synthesized. इधर 38 ATP molecules are synthesized. पांच नंबर में releases less amount of CO2. इधर releases more amount of CO2. Examples: bacteria, fungi. Either examples: plants, animals, and humans. All these are the difference between aerobic and anaerobic respiration. I think all of you have understood the differentiating points between aerobic and anaerobic respiration. Today we have learned 2-3 articles of this chapter, respiration. In tomorrow's lecture we are going to study the important bit or article of the same chapter, that is ultra structure of mitochondrion. And I would like to suggest you that those who have attended the lecture of ultra structure of mitochondrion, then they will clear cut understand all the reactions of respiration. And I hope that you will attend my lecture online. So anyway, see you again tomorrow in tomorrow's lecture, in next video. Stay safe at your home, take your care. See you again tomorrow in next lecture.